नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन एवं उसकी प्रक्रिया। पिछले वीडियो में हमने व्यापारिक बैंकों की परिभाषा और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य साख सृजन भी होता है। आइए जानें कि किस प्रकार व्यापारिक बैंक द्वारा साख का सृजन होता है। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में साख सृजन का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के आर्थिक विकास में बैंकों की बड़ी भूमिका है। जहां बैंक एक ओर जनता से प्राप्त छोटी-छोटी बचतों के जमाकर्ता के रूप में कार्य करता है, वहीं यह इन छोटी-छोटी बचतों से तैयार जमाओं से साख निर्माण का कार्य करते हुए उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं। साख का निर्माण, व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख सृजन। साख निर्माण व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। अन्य बैंकों की भांति उनका उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है। बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा का संबंध बैंकों के पास जमा की गई उन छोटी-छोटी बचत राशियों से आंकता है जो चेक द्वारा निकलवाई जा सकती है। ये राशियां मांग पर देय होती हैं, अतः इन्हें मांग जमा कहते हैं। इस प्रकार की मांग जमाओं के बढ़ने से ही अपनी कुल जमाओं से कई गुना अधिक उधार देकर साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बैंक जितना अधिक ऋण देता है, उतनी ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती हैं और अधिक ऋणों का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है, ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋणों को जन्म देती हैं। प्रोफेसर होम के अनुसार व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन होता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक उनके पास जितनी राशि जमा के रूप में होती है, उससे कई गुना अधिक साख सृजन कर देते हैं। प्रोफेसर होम के अनुसार बैंक जमाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रारंभिक बैंक जमाएं तथा द्वितीय या व्युत्पन्न जमाएं। प्रारंभिक जमाएं वे जमाएं होती हैं जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में अर्थात नकदी के रूप में बैंक में जमा की जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि बैंक में कोई व्यक्ति अपने बचत खाते या किसी अन्य खाते में 10,000 रुपये नकद जमा करता है, तब यह 10,000 रुपये उस बैंक के लिए उसकी नकद अथवा प्राथमिक जमाएं कहलाती। व्युत्पन्न जमाएं वे जमाएं हैं जो बैंक प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों से ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा करता है। अतः एक प्रारंभिक जमा से कई व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये व्युत्पन्न जमाएं साख जमाएं कहलाती हैं। आइए अब साख सृजन की प्रक्रिया को समझते हैं। बैंकों के साख सृजन की प्रक्रिया को निम्नांकित उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। माना कोई ग्राहक अपने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराता है। इस प्रकार यह 10,000 रुपये की राशि बैंक की प्राथमिक जमा राशि कहलाई। बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि ग्राहक किसी समय पर अपनी जमाओं के एक अंश या प्रतिशत की ही मांग करते हैं, अतः बैंक अपने ग्राहक के खाते में 10,000 रुपये नकदी नहीं बनाए रखता। माना बैंकों का नगद कोषानुपात 20% है, तो बैंक ऋण प्रावधानों के अनुसार अपनी प्रारंभिक जमा का 20% यानी 2,000 रुपये रखकर शेष 8,000 रुपये का ऋण दे सकता है। यदि बैंक किसी व्यक्ति को 8,000 रुपये का ऋण जारी करता है, यह साख पुनः ऋण के रूप में दी जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक ऋण जमा को जन्म देता है। चरण 2, अब 8,000 रुपये में से बैंक पुनः 20% यानी 1,600 रुपये नगद कोष में रखकर
शेष राशि 6400 रुपये का ऋण दे सकता है। इस प्रकार बैंक दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को 6400 रुपये का ऋण स्वीकृत कर देता है और उसके खाते में राशि जमा कर देता है। चरण 3, अब इन 6400 रुपये में से बैंक पुनः 20% यानी 1280 रुपये नगद कोष में रखकर शेष राशि 5120 रुपये का ऋण दे सकता है। इस प्रकार बैंक तीसरे किसी व्यक्ति को 5120 रुपये का ऋण स्वीकृत कर देता है और उसके खाते में यह राशि जमा कर देता है। इस प्रकार प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये की जमा राशि से बैंक साख सृजन की यह प्रक्रिया चालू करते हैं और व्युत्पन्न जमा के माध्यम से बैंक प्रारंभिक जमा से भी अधिक धनराशि का साख प्रदान कर देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं का 5 गुना 20% आरक्षित अनुपात साख सृजन नहीं कर देते। साख सृजन की इस प्रक्रिया को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त उदाहरण को तालिका में दर्शाया गया है। बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को यहाँ सारणी में दर्शाया गया है। पहले चरण में माना बैंक के पास 10,000 रुपये प्रारंभिक जमाएं हैं। बैंक 20% नगद कोषानुपात यानी 2,000 रुपये रखकर 8,000 रुपये की व्युत्पन्न जमाएं या ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरे चरण में इन 8,000 रुपये की जमाओं में से 20% नगद कोषानुपात यानी 1,600 रुपये रखकर बैंक शेष 6400 रुपये की व्युत्पन्न जमाएं पैदा करता है। अगले चरण में इन 6400 रुपये में से 20% यानी 1280 रुपये नगद कोष के रूप में रखकर बैंक 5120 रुपये की व्युत्पन्न जमाएं पैदा करता है। इसी प्रकार चौथे और पांचवें चरणों में भी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक बैंक अपनी जमाएं नगद कोष अनुपात 20% का 5 गुना यानी कि 50,000 रुपये की जमाएं पैदा नहीं कर लेता है। व्युत्पन्न जमाएं बराबर कुल जमाएं माइनस कुल कोषानुपात। संकेत में सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा टी माइनस सिग्मा आर। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार प्रारंभिक जमा से व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न कर अपनी साख की राशि को कई गुना बढ़ा देते हैं। बैंक द्वारा कितनी व्युत्पन्न जमाएं सृजित की जाएंगी यह साख गुणांक पर निर्भर करता है। उपयुक्त उदाहरण में 20% CRR अर्थात 1/5 है, अतः कुल साख सृजन 50,000 रुपये का होगा। क्योंकि जमा गुणक या साख गुणक बराबर 1/RR, जहां RR आवश्यक रिजर्व अनुपात है। जमा गुणक एक बैंक द्वारा जमा प्रसार को निर्धारित करता है। उपरोक्त उदाहरण में बैंक के पास 10,000 रुपये जमाएं हैं और CRR 20% है, तो साख गुणक होगा 1/RRR बराबर 1/20% बराबर 5 और साख का निर्माण होगा 1/RR इंटू डी बराबर 5 इंटू 10,000 बराबर 50,000। इसी प्रकार व्युत्पन्न जमाएं हम कुल जमाओं में से कुल कोषानुपात राशि घटाने पर प्राप्त कर सकते हैं। व्युत्पन्न जमाएं बराबर कुल जमाएं माइनस कुल कोषानुपात बराबर 50,000 माइनस 10,000 रुपये बराबर 40,000 रुपये। साख गुणक या जमा गुणक क्रेडिट मल्टीप्लायर। साख गुणक बैंकों की जमाओं पर आवश्यक नगद कोष अनुपात RRR का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता है। साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं। साख गुणक बराबर 1/, जमाओं पर नगद कोष अनुपात। उदाहरण के लिए यदि नगद कोष अनुपात RRR बराबर 20% है तो साख गुणक बराबर 1/20% बराबर 100/20 बराबर 5, अर्थात 10,000 रुपये की प्राथमिक जमा कुल 5 गुना बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है, जिसमें 40,000 रुपये व्युत्पन्न जमाएं हैं। साख सृजन की सीमाएं। बैंक
असीमित मात्रा में साख सृजन नहीं कर सकती। अनेक आर्थिक दशाओं का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बैंकों की साख सृजन की प्रक्रिया की कुछ सीमाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, बैंकिंग विकास का स्तर। जिन देशों में बैंकिंग सेवाएं पर्याप्त विकसित नहीं है, वहां बैंकों की साख सृजन क्षमता सीमित होती है। नंबर 2, आम लोगों की बैंकिंग की आदत। देश के लोगों में बैंकिंग आदतों का भी साख सृजन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, व्यावसायिक व औद्योगिक विकास का स्तर। जो देश उच्च औद्योगिक विकास को प्राप्त कर चुके हैं, वहां लेन देन विकसित होने से साख सृजन क्षमता अधिक होती है। नंबर 4, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। सरल मौद्रिक नीति देश में साख सृजन को बढ़ावा देती है। धन्यवाद।